हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब के इलेक्ट्रिक कॉर्नर चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारे पास एक ये वेल्डिंग मशीन आया है। 200 एम्पियर का है, 225 एम्पियर का। दोस्तों, जब हम इसको चालू करके इसकी वेल्डिंग करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से चिड़चिड़ाती हुई वेल्डिंग मशीन हमें वेल्डिंग करके दे रही है, जो कि सही नहीं है। बहुत ही लो आर्किंग हो रही है। जब इसका एम्पियर फुल पर भी है तभी भी लो आर्किंग है। कारण क्या है दोस्तों? इसका सब कुछ सही है, वोल्टेज आउटपुट सही है, लेकिन सिर्फ वेल्डिंग सही से नहीं कर रहा है। बहुत ही लो आर्किंग आ रही है। तो उसके कारण को समझने के लिए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, जो मशीन है आज की, वो ये वाली मशीन इस टाइप की मशीन है, यानी कि एक IGBT का सिंगल कार्ड है जिसमें SMD वाला बोर्ड ये पूरा कंप्लीट डला हुआ है। ये मशीन रिपेयर हो चुकी है। इसको पीछे से देखते हैं तो ये दोनों IGBT बदले जा चुके हैं। अभी कौन से IGBT लगे हैं? इसमें लगे हैं 50, 40 एंड 60। अब इसमें पहले कौन से लगे थे वो तो हमें मालूम नहीं है, जहां से बदल के आई है तो आई है। दोस्तों, ये मशीन में सब कुछ चेक किया है, हर एक चीज इसमें चेक की है। इसके IGBT, इसके डायोड, इसके कैपेसिटर, इसकी ड्राइव, सब ओके है। एक एक चीज इसकी ओके है, लेकिन फिर भी ये लो वेल्डिंग कर रही है। वेल्डिंग करने पे लो वेल्डिंग कर रही है। उसका कारण समझने के लिए मैं आपको थोड़ा थ्योरी से समझाता हूं। पहले थ्योरी से समझते हैं इसको। इसकी थ्योरी के लिए दोस्तों समझते हैं। तो देखिए, जब भी ऐसी प्रॉब्लम होगी मशीन में तो आपके सामने ये 2-4 पॉइंट आएंगे। एक तो लो आर्किंग होगी। जब आप वेल्डिंग करने जाएंगे तो आपको उतनी मात्रा में फोर्स नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए या जितना आप एम्पियर सेट कर रहे हैं। हाई आर्किंग में क्या होगा कि आपको जब कम करना होगा तो वो कम नहीं होगा। वन टच OC, जब भी मशीन को वेल्डिंग करने जाएंगे और टच करते ही OC का निशान, OC की लाइट जलने लगेगी। इसके बाद आएगा आफ्टर सम टाइम OC। कुछ टाइम 1-2 राड गलती है और OC का सिंबल आ जाता है, लाइट जलने लगता है। या फिर वेल्डिंग सही तरीके चिड़चिड़ाती वेल्डिंग होगी, जैसे कि अभी हो रही थी। जैसे कि सिर्फ ऐसा लगेगा कि आर्क हमें मिल ही नहीं रहा है। तो इन सब का सॉल्यूशन जो है आज हम करेंगे। आज देखेंगे कि ये प्रॉब्लम उसके कारण भी हो सकती है। सॉल्यूशन देखिए, ये जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जितने भी सॉल्यूशन है उनमें से एक सॉल्यूशन आज हम आपको इसका दिखाएंगे। भाई, अगर आपकी वेल्डिंग मशीन में पंखा खराब हो गया है तो वो कुछ समय चलने के बाद भी OC आ जाता है। उसका कारण है पंखा, फैन। तो जो आज कारण बताएंगे वो कारण उन सभी कारणों में से एक है। परमानेंट एक ही कारण नहीं है वो, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक हैं इनकी प्रॉब्लम के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं वेल्डिंग मशीन में। कि डायरेक्ट OC जब जलता है तो आपका मॉसफेट उड़ा हुआ हो सकता है, IGBT उड़ा हुआ हो सकता है, डायोड उड़ा हुआ हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लमें जो वेल्डिंग मशीन में आती हैं, इन प्रॉब्लमों के पीछे जो कारण आते रहते हैं, मैं एक एक करके वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज भी एक कारण है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई है। उस कारण को हमने फेस किया है, तो वो कारण आपके सामने रखेंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इस पूरी मशीन में
आगे का सेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं कंट्रोल सेक्शन। उस कंट्रोल सेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, उस कंट्रोल सेक्शन में क्या क्या है, देखिए जो नॉर्मल मॉस्फेट मशीन आएगा उसमें तो आपका ऐसा वाला कंट्रोल कार्ड लगता है, सबको पता है। लेकिन जो आईजीबीटी वाले हैं, जैसे कि ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड में ये कंपोनेंट इसी में बिछे हुए हैं पूरे, जिसमें कि एक LM358 और 3525 आईसी लगी हुई है। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, 3140 3525 प्रोसीजर दोनों का सेम है। ओपन आईसी इसमें लगा हुआ है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसके बाद 3525 रूप अलग है, यहाँ पे कंपोनेंट में है तो यहाँ एसएमडी में है। इसी प्रकार ये एक कंट्रोल कार्ड है, सेम है, ये एक कंट्रोल कार्ड है, सेम है। प्रोसीजर सबका सेम है, सिर्फ डिजाइनिंग अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कंपोनेंट है, कंपोनेंट जो है इसमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर और 3525। तो ये 35 आज हम इसके बारे में पहले हम बता चुके हैं। आज जो मेन प्रॉब्लम जिस कंडीशन में आ रही है वो है 3525 आईसी। अब इस आईसी में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले तो इसके बारे में पता होना जरूरी है। 3525 आईसी क्या है उसके बारे में पता करना है। तो उसके बारे में पता करने के लिए ये देखिए दोस्तों, एक ये 3525 का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें ये 3525 आईसी है, यहाँ कट लगा होता है, तो इसके लेफ्ट हैंड से गिनती करेंगे हम, तो ये 16 पिन की आईसी कहलाती है। 16 पिन की आईसी में पहली जो होती है इनपुट होती है इसकी, यानी कि जो भी हमारे इन्वर्टिंग इनपुट होगा वो पहली पिन पे आएगा और नॉन इन्वर्टिंग दूसरी पिन पे। इसके बाद भी इसमें कई सारी पिनें हैं, तो मुख्य जो इसकी पिनें हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जो 3525 आईसी है, देखिए लिखा है 3525 आईसी के 2325, मतलब कि ये जो कंट्रोल कार्ड की 2325 है उससे 20/5 तो निकलना चाहिए, वो मालूम है। IRF पे 14 वोल्ट चाहिए, मालूम है। 3525 आईसी में जो आप ये पिनें देख रहे हैं, 5 नंबर और 6 नंबर पिन, इसमें देखिए लिखा है एक्सटर्नल कैपेसिटर कनेक्ट एक्सटर्नल रजिस्टर, यानी कि ये जो कैपेसिटर और रजिस्टर होती है वो टाइमर कैपेसिटर होता है और टाइमर रजिस्टर होती है। यानी यहाँ से जो 11 और 14 नंबर से आउटपुट ए और आउटपुट बी हमें मिल रहा है, लगभग जो मिलता है वो 5.5 वोल्ट मिलता है। लेकिन ये तो सिर्फ वोल्ट है, लेकिन इसके अंदर ही एक फ्रीक्वेंसी होती है, ड्यूटी साइकिल होती है, पल्स। यानी पल्स शब्द क्या है, सबसे पहले तो पल्स शब्द को समझेंगे, उसके बाद फिर हम इस आईसी पे आएंगे। पल्स शब्द को समझने के लिए देखिए ये पल्स किस प्रकार से बनती है। PWM पल्स H ब्रिज के हिसाब से वर्किंग होता है इसका। देखिए जो PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो हमारा बनता है वो H ब्रिज के हिसाब से काम करता है। यानी हमारा जैसे ये टॉप कार्ड है, इसमें आपको हमने पहले भी बताया है कि 1, 2, 3 और 4 सेक्शन है। तो इसमें कैसा H ब्रिज बनता है, देखिए ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और ये एक लाइन हम कर देंगे तो ये हमारा H बन गया, ऐसे ऐसे और ऐसे H। इसी प्रकार इसमें भी देखिए ऐसे 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 और ऐसे करके H बनाया गया है। ये H समझिए, H ब्रिज की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है, जब ये दो मॉस्फेट चालू रहते हैं तो ये दो बंद रहते हैं, ये दो चालू रहते हैं तो ये दो बंद रहते हैं। उस कंडीशन में होता क्या है
कि एक स्विच लगा है। मान लीजिए ये स्विच हमने पुश किया तो यहां से जो हमारा स्टार्ट होगा, पहले ये चालू होंगे, ये बंद रहेंगे, ये चालू हुआ, ये ऐसे जाके आपका फ्लो हुआ, करंट फ्लो होके और आपको यहां तक मिलेगा। तो इस कंडीशन में ये चालू है अभी, तो कैसा बनेगा हमारा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ऐसा उठ के ऐसा आएगा। अब जब फिर स्विच पल्स आएगी तो ये और ये बंद रहेंगे और ये चालू रहेगा। तो फिर किस हिसाब से जाएगा देखिए, इस तरीके से। तब क्या होगा, फिर ये वाली लाइन उठेगी और ऐसे चल के आपकी पल्स जनरेट होगी। तो ये जो स्विच को पुश करना है, इसको दबाना है, तो इसके लिए पल्स चाहिए। ये तो हम IGBT चला रहे हैं, मॉसफेट चला रहे हैं एच ब्रिज बना के, लेकिन इस स्विच को तो हम तो नहीं दबाने जाएंगे बार बार। इस स्विच को दबाने के लिए, यानी आप सिंपल से ये समझो, कोई भी मॉसफेट हो, IGBT हो, कभी भी दो सप्लाइयों पे वर्क करता है। एक तो ड्रेन टू सोर्स, इसको हाई सप्लाई चाहिए, और गेट पे पल्स चाहिए, जो कि ये स्विच है। अब इस स्विच को दबाने के लिए हम नहीं जाएंगे, उस स्विच को दबाने के लिए ही हमने 3525 IC को रखा है, जो अपनी 11 और 14 नंबर से आउट देके इस स्विच को पुश करेगी, दबाएगी, यानी ड्राइव जो हमारी बनती है। तो इसको पुश करने के लिए कितनी बार, कितने समय में पुश करवाना है, वो भी इसी IC के ऊपर डिपेंड है। फिर से उस IC के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, इस IC में ये जो मैंने 5वां और 6वां नंबर पिन बताया है, टाइमर रजिस्टर, टाइमर कैपेसिटर, इन दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है कि इस स्विच को दबाने की फ्रीक्वेंसी क्या है। 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितनी बार दबाना है और कितनी बार बंद रखना है, वो कौन डिसाइड करेगा, आपका 5वां और 6वां नंबर पिन। इसी के मदद से यहाँ आउटपुट निकलेगा, और आउटपुट में कितनी फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो ये ही बताएगा आपको। इसके लिए, इसकी फ्रीक्वेंसी के नापने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, उस प्रैक्टिकल में समझिए। देखिए, प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास एक ये टॉप कार्ड है, इसको चलाने के लिए हमें सप्लाई देनी है। तो यहां से मैं इसको 24 वोल्ट देता हूं। इसको यहां पे मैंने, यहां से देखिए ये सप्लाई है, इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ा के हम 24 वोल्ट पे सेट कर देंगे। और इसको जब हम 24 दे रहे हैं तो यहाँ LED आपकी जलेगी। ये देखिए, ये आपका चालू हुआ, ये 24 वोल्ट, ठीक है। अब ये तो चालू होने के बाद अपनी फ्रीक्वेंसी बनाएगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी नापने के लिए हम इसमें ऑक्सीलोस्कोप मीटर कनेक्ट करते हैं। देखिए, हमने कनेक्ट कर लिया है। अब आप इधर देख सकते हैं, इसमें देखिए यहां पर लिखा है 108 किलो हर्ट्ज, 108 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहां बन रही है इस कंट्रोल कार्ड की मदद से। ये वाला 108 किलो हर्ट्ज। अब इस कंट्रोल कार्ड को तो जानते हो, ये मॉसफेट की मशीन है, मॉसफेट वाला टॉप कार्ड है, उसका कंट्रोल कार्ड है। यानी जब आप इसके एक चैनल पे देख रहे हैं तो इतना बन रहा है, अब ये दूसरे पे लगा रहे हैं, दूसरे चैनल पे लगाया और फिर से आपको दिखाया तो 108 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बन रहा है। ठीक है, देखते जाना। इसके बाद दोस्तों हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं।
ठीक है दोस्तों, उसको डिस्कनेक्ट करके अब हमने एक ये प्लेट रखा है, ये कंट्रोल टेस्टिंग कार्ड भी है हमारा। इसको हमें यहाँ पे 15 वोल्ट सप्लाई देना है। तो 15 वोल्ट सप्लाई देने के बाद हम ये जो अपनी IGBT वाली मशीन में कंट्रोल कार्ड लगते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी टेस्ट करेंगे। छोटा सा प्रैक्टिकल है दोस्तों, देख लीजिए। इसके बाद फिर से हम समझाएंगे आपको कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। देखिए, इसको 15 वोल्ट सप्लाई दी है, यहां से ये आउट किया तो यहाँ ये चालू हुआ। ठीक है, ये LED जल रही है। अब इसके बाद चाहे ये वाला लगाऊं चाहे ये वाला, दोनों सेम है कंट्रोल कार्ड। अब मैं इनको जैसे ही कनेक्ट करता हूं, ये कंट्रोल कार्ड को मैंने कनेक्ट किया और इसकी फ्रीक्वेंसी नापने के लिए यहाँ पे इसकी पल्स आती है, तो इसको ग्राउंड कर दिया इसके साथ और पल्स को नापने के लिए इसको लगा दिया। और अब आपको मैं दिखाऊंगा ऑक्सीलोस्कोप में। तो देखिए, पल्स जनरेट हो गया है, लेकिन 41 किलोहर्ट्ज। याद रखना दोस्तों, 41 किलोहर्ट्ज। और इसके पहले जो हमने मॉस्फेट वाली में देखा तो उसमें 108 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। इसके बाद फिर हम जब इस कंट्रोल कार्ड को निकालते हैं और ये वाले को लगा देंगे, देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे आप तो 45 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस मिल रहा है। आपको मिल रहा है, ठीक है। अब इसको करते हैं बंद। इसको बंद करने के बाद अब फिर से हम थ्योरी पे चलते हैं। आपको मैं थ्योरी से समझाता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कि देखिए, काम तो सेम है, ये 3525 IC है, ये भी 3525 IC है। मॉस्फेट में चाहे IGBT में लग तो दोनों सेम IC आ रही हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी में क्यों फर्क है। कारण यही है दोस्तों कि IGBT और मॉस्फेट अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? 3525 की 5वीं और 6वीं नंबर पिन। अब वो कैसे हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं? थोड़ा गुणा भाग है। 3525 की 5वीं और 6वीं नंबर पिन से जो फ्रीक्वेंसी को निर्धारित करना है वो कैसे करना है, थोड़ा गुणा भाग है, मैं करके आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, किसी भी चीज को समझने के लिए उसके बनावट की बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे इसमें 3525 IC लगी है, तो इसकी 5वीं और 6वीं नंबर पिन, यानी 5वीं ये कैपेसिटर 102 और 6वीं ये रजिस्टर 6.2 के। आपको मैं दिखाता हूं डायग्राम की मदद से। देखिए इसको थोड़ा और, देखिए ये 3525 IC लगी हुई है इस कंट्रोल कार्ड में, जिसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर पिने हैं। देखिए 6 नंबर से CT यानी टाइमर कैपेसिटर C7102 का लगा है और टाइमर रजिस्टर R26K2। क्या क्या लगा है, थोड़ा प्रैक्टिकल में इसको देखिए। आपका लगा है 102 का कैपेसिटर लगा है और 6K2 का रजिस्टर लगा है, ठीक है। अब इसको जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखे थे तो क्या देखा था हमने? इसकी फ्रीक्वेंसी 108 किलोहर्ट्ज। लेकिन वहीं जब हम IGBT में देखते हैं तो 45 किलोहर्ट्ज तक की हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है। देखते हैं कैसे हो रहा है। इसमें थोड़ा गुणा भाग है दोस्तों। जब आप 102 कैपेसिटर को 45 kg किलोहर्ट्ज और गुणा 6.2 के ओम रजिस्टर से करेंगे तो आपको R का मान मिलेगा। कौन सी R का मान मिलेगा? जो हमारी इस
IGBT वाले कंट्रोल कार्ड में R जुड़ी होगी इसके साथ, तभी ना जाके हमारी 45 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बन रही है। दो तरह से आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल में कर सकते हो, या तो रजिस्टर का वैल्यू बढ़ाओ घटाओ, या तो कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ाओ घटाओ। इसका कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है, होश से भी जाता है, लेकिन रजिस्टर से आपको बहुत इजी पड़ेगा। जब कभी आपको फ्रीक्वेंसी घटानी बढ़ानी हो तो रजिस्टर से आपको इजी पड़ेगा, जैसे कि यहाँ हो रहा है। और इसके लिए अब इसके गुणा भाग के लिए दोस्तों देखते हैं, तो देखिए यहाँ ये 102 है, तो 102 भागित करेंगे 45 से, तो जो आएगा उसमें 6.2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ हमारा आ रहा है 14, यानी कि R का मान क्या हो गया हमारा 14 किलो ओम का। जब 6.2 के जगह जब 14 किलो ओम रजिस्टर का यूज करेंगे तो हमें 45 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी दोस्तों। आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसका प्रैक्टिकल करते हैं। इसके लिए ये टॉप कार्ड है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने नापी थी, तो हमें कितनी मिली थी? इसकी फ्रीक्वेंसी मिली थी हमें 108। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको चेंज करके देखेंगे। इसकी जो रजिस्टर है वो ये वाली है, तो इसकी रजिस्टर 6.2 को हम यहां से काट देंगे और इसकी जगह हम हमारे पास एक ये 10K की है, 10K की रजिस्टर को जोड़ता हूं मैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें 6.2K की रजिस्टर पहले थी, 10K और जोड़ दिया, अब लगभग जाके 16K ये हो गया। सीरीज में जोड़ दिया है तो अब 16K ये हो गया। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी नाप के देखेंगे कितना आ रहा है। तो इसको चालू करने के लिए फिर से इसको 24 वोल्ट देंगे यहां से, और जब हम फिर इसको नापेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी नापेंगे, तो देखिए दोस्तों, अब हमने इसको फिर से 24 वोल्ट दिया यहां से, ये यहां चालू हो गया, और यहां से यहां ये जो कनेक्टर लगा हुआ है ये इस फ्रीक्वेंसी बोर्ड का है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो पहले यहाँ पर 108 आ रहा था, अब आपका वो IGBT के तरह आने लगा, 45 किलोहर्ट्ज के लगभग। कारण दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसमें ये वाला रजिस्टर बढ़ाने के कारण, यहाँ 6.2K लगा था, हमने 15K कर दिया, जो कि हमने प्रैक्टिकल में करके दिखाया कि 15K ये इसके द्वारा, थ्योरी से हमारा 14K लगभग आया, और हमने 15K जब दिया तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो बदल गया। तो सेम यही प्रॉब्लम आती है जब आप कोई IGBT या MOSFET बदलते। जब आपकी मशीन में कुछ खराबी हुई और आपने बदला, तो आपको ये नहीं मालूम है कि इसमें पहले कौन सा लगा था और अब कौन सा लगाना है। 40N60 लगा था तो 40T60 लगाना है, 60N60 लगाना है। आप कोई भी नहीं लगा सकते। जब इस बोर्ड की डिजाइन हुई है, इस बोर्ड की जब डिजाइन हुई, तब जो नाप तोल के, इस बोर्ड की डिजाइन के टाइम पे नाप तोल के जो इसमें IGBT आए होंगे वही इस बोर्ड में काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप दूसरे IGBT लगा देंगे तो ये बोर्ड प्रॉपर वेल्डिंग नहीं करेगा। दोस्तों फ्रीक्वेंसी भी बहुत बड़ा मैटर करती है। कहीं पर फ्रीक्वेंसी का रजिस्टर खराब हो जाए, कैपेसिटर खराब हो जाए, तो आपको उसको भी चेक करना है।
इस मशीन में जब हम इसके IGBT बदलेंगे और फिर उसको चलाएंगे तब पता चलेगा कि इसके IGBT का एक्चुअल नंबर क्या है। हो सकता है T है, हो सकता है N है। और कई बार तो क्या होता है दोस्तों, जहाँ 40 N 60 लगा था, हमने 40 T 60 डाला और 1 मिनट में ही उड़ गया, सीरीज पर चेक करने पर ही उड़ गया। तो उनमें दोस्तों ये फ्रीक्वेंसियाँ मैटर करती हैं। कभी भी आप इस 5वीं और 6वीं नंबर पिन को नाप तोल के ही IGBT आगे डालें। ड्राइवर अच्छे से बनाएं, उसके बाद ही मशीन को चलाएं। इस मशीन को हम रिपेयर करेंगे, उसके बाद आगे का इसका वीडियो डालेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा है और जो हमारे टॉपिक और बचे हुए हैं, इनमें से जो बचे टॉपिक हैं जैसे कि वन टच OC, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। वन टच OC के बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। उसमें आपको बताएंगे कैसे एक बार टच करने पर ही OC आ जा रहा है और वो प्रॉब्लम क्यों होता है, उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो से कुछ अगर आपको सीखने को मिला तो कमेंट जरूर करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, ओके।